फाइन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि एक बॉडी है जिसका मास है m1 जो चल रहा है विद स्पीड ऑफ u1, वो टकराया किसी और बॉडी से जिसका मास है m2। अब m2 हो सकता है चल रहा है, हो सकता है m2 रुका हुआ है, कुछ भी है, ठीक है, बट ये दोनों बॉडी आपस में टकराई। टकराने के बाद क्या उन बॉडीज का मास चेंज होने वाला है? नहीं। तो m1 एंड m2 द मासेस ऑफ द बॉडीज आर गोइंग टू बी सेम। टकराने के बाद मैं आपको इसकी स्पीड दे देता हूं v1 और इसके बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई उसका वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी बताओ मतलब मैं आपसे दोनों चीज पूछ रहा हूं कि इसका स्पीड भी बता दो और इसका डायरेक्शन भी बता दो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और इस प्रकार के हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए एंड हमने हमेशा क्या किया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, करेक्ट। एंड आप क्या करते थे, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। अब u2 अगर जीरो है तो जीरो रख देना, और अगर जीरो नहीं है तो जो भी वैल्यू होगी वो रख देना। अब ये वाला राइट में जा रहा है तो इसको हम पॉजिटिव आई कैप लेते हैं। अब अगर ये वाला भी राइट में जा रहा होगा तो इसको भी हम पॉजिटिव आई कैप लेंगे, बट अगर ये वाला लेफ्ट में जा रहा होगा तो हम नेगेटिव आई कैप लेंगे, एंड सो ऑन। सिमिलरली m1 v1, आर यू गेटिंग इट? और फिर m2, और इसकी वेलोसिटी को हम क्या रखेंगे, v बार या फिर x बार या जो भी, और फिर आप उसको सॉल्व करते हो, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव डन, ठीक है। एंड एक और टाइप का क्वेश्चन क्या किया हमने, जहां पर एक बॉडी होता है, मास मान लो m, और ये पड़े पड़े फट गया। एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन किए, जब एक बॉडी पड़े पड़े फट जाएगा तो भी उसके मान लो दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इस तरफ जा रहा है और आपको इस टुकड़े के बारे में पूछेंगे कि इसकी वेलोसिटी वगैरह क्या है। दैट इज व्हाट वी सॉल्व। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने वन डायमेंशन में भी किए और टू डायमेंशन में भी किए। इज दैट व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर? डिड यू ऑल वॉच द वीडियो? डिड यू ऑल टेक द नोट्स ऑफ द सेम? फाइन। अब आज हम क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर बोला कि ये बॉडी इस बॉडी से टकराया। दो बॉडीज जब आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? कोलिजन। इस कोलिजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। आर यू गेटिंग इट? द कोलिजन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। वी विल स्टार्ट विथ द इजीएस्ट टाइप which is called as inelastic collision. What do we call it as? Tell me. Inelastic collision, and to be precisely it is called as perfectly inelastic collision. Do you understand this? Okay. अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि जब दोनों बॉडी आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद, ध्यान से सुनना, टकराने के बाद या तो दोनों बॉडी रुक जाएगी या तो दोनों बॉडी एक साथ चलेगी। दैट इज व्हाट यू कॉल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बोला मैंने? या तो दोनों बॉडी टकराने के बाद दोनों जन रुक जाएंगे या तो फिर दोनों एक साथ चलेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं तो जैसे मान लो यू हैव अ 5 kg बॉडी जो आगे चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये आगे जाते जाते टकराई एक और बॉडी से। दिस बॉडी इज ओनली 2 kg बॉडी एंड दिस बॉडी वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 5 kg body moving with what speed? Tell me. 3 meter per second collides with another body of mass 2 kg which is moving with what speed? 1 meter per second. मैं आपसे ये कहता हूं कि टकराने के बाद ये 5 किलो की बॉडी और यहां पर आगे 2 किलो की बॉडी, ये दोनों बॉडी साथ में चल रही, दे आर मूविंग टुगेदर। आप इसकी वेलोसिटी निकालिए। दोनों बॉडी साथ में चल रहे हैं, आप उसकी वेलोसिटी निकालिए। जहां तक मुझे याद है लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि दोनों बॉडी जाए, मतलब एक दूसरे से टकराए, और टकराने के बाद बोथ द बॉडीज आर मूविंग टुगेदर। दिस कोलिजन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
आर यू गेटिंग इट? कोलिजन के टाइप्स को पढ़ने का ये जो नंबर वाइज सीक्वेंस है ना, ये बहुत ही गलत है जो मैं आपको बता रहा हूँ. किसी भी बुक में इस तरह से सीक्वेंस में नहीं दिया जाता. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि अलग अलग टाइप के कोलिजन क्या होते हैं. ठीक है, क्या बोला मैंने? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. क्या हो रहा है यहाँ पे? बोथ द बॉडीज आर कोलाइडिंग, और टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ चलने लगे. आपको बोला गया है कि आप ये वेलोसिटी निकालिए. हाउ डू यू सॉल्व दिस? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम कितना? 5 इंटू 3 15 आई कैप प्लस 2 इंटू 1 2 आई कैप. 5 और वेलोसिटी v बार, 2 और वेलोसिटी v बार. 15 और 2 17 और 5 और 2 7. अरे गेटिंग इट? तो आपका v बार क्या हो जाएगा? 17/7 आई कैप मीटर पर सेकेंड. आर यू गेटिंग इट? और फिर आप 17/7 कर लोगे, 2.4 समथिंग विल कम, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द स्पीड. और आई कैप आ रहा है, वो भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये दोनों बॉडी टकरा के राइट साइड ही जाने वाले हैं. बोलो हाँ या ना? दिस इज अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां पर दोनों बॉडी टकराने के बाद क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे. आ रहा समझ में? सॉल्व करने का तरीका क्या है? व्हाट मेथड डिड वी यूज? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. बोलो हाँ या ना? ओके. लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि 5 किलो की एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है सिर्फ 2, चलो ठीक है, 5 किलो की बॉडी, इसका वेलोसिटी मुझे नहीं पता. दूसरा बॉडी है 2 किलो का, इसका वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता. नाउ आप अटक गए. कैसे? आपको एक ही लॉजिक पता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब हो क्या रहा है? ये 5 और ये 3, यहाँ पर आ गया 15 आई कैप, और फिर ये 2 और ये 1, यहाँ पर आ गया 2 आई कैप. 15 और 2 17. आपका लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया. राइट साइड पे आप अटक गए. 5 kg वेलोसिटी नहीं पता, लेट्स राइट इट एज v1. 2 किलो वेलोसिटी नहीं पता, लेट्स राइट इट एज v2. इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने दोनों को v ही लिखा था, क्योंकि दोनों बॉडी तो एक साथ चल रहे थे. एक साथ चल रहे थे, दोनों की स्पीड तो सेम हो गई. बट यहाँ पर तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहे हैं. तो इसकी वेलोसिटी को मैंने v1 लिया, इसकी वेलोसिटी को मैंने v2 लिया. अब v1 और v2 अलग अलग है ना, तो अब आप अटके किधर? इक्वेशन एक ही है, बट अननोन कितना है? ये भी अननोन, ये भी अननोन. आर यू गेटिंग इट? एक इक्वेशन से 2 अननोन मिलता है क्या? नहीं मिलता. अब यहाँ पर आप अटक गए, बिकॉज v1 इज ऑल्सो अननोन, v2 is also unknown. You can't find the answer for v1 and v2 both. Are you getting it? तो अगर आपको स्कूल के दिनों में मैं ले जाऊं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, आप ये सॉल्व कर लेते होगे. x इज 5 माइनस 3, x इज 2, ये सॉल्व हो गया. क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक है और अननोन भी कितना है. बट अगर मैं आपको ऐसे दे दूं x प्लस वाई इज 3, अब आप x और y दोनों निकालिए. ये कैसा पॉसिबल? अरे ये तो हजारों कॉम्बिनेशन हो सकता है. x 1 है, y 2 है, तो 1 प्लस 2 3 हो गया. हो सकता है x 1.5 है, y भी 1.5 है, तब भी ये 3 आएगा. हो सकता है x 2 है, y 1 है, हो सकता है ये 2.5 है, ये 0.5 है. हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? Thousands of combinations are possible. Are you getting it? तो अगर आपको x और y का एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो सिर्फ इतना जो डेटा है वो इनफ. मुझे एक और इक्वेशन चाहिए. अब अगर मैं आपको दे दूं कि भाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस. अब 2 इक्वेशन मिले, आप ऐड कर दो. प्लस वाई माइनस वाई कटा, x प्लस 2x 3x, 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3. अब आपको x मिल गया, वो इधर डाल दो, आपको y भी मिल जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इस क्वेश्चन में अननोन कितने? फिलहाल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, कितने अननोन है? 2 अननोन.
तो जब अननोन दो होते हैं तो इक्वेशन भी कितने चाहिए? अब दूसरा इक्वेशन लाने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। मुझे तो एक ही कॉन्सेप्ट पता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, अब एक ही कॉन्सेप्ट पता था तो उस कॉन्सेप्ट से तो एक ही इक्वेशन मिला। अब अगर एक और इक्वेशन चाहिए तो एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और एक और कॉन्सेप्ट के लिए ही हम आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइप्स ऑफ कोलिजन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करने जा रहा हूं? प्रॉब्लम क्या होती है, अगर इधर और इधर दोनों में से कोई एक वैल्यू दे दी तो दूसरा तो मिल जाएगा। हम अटकते कब है? जब दोनों अननोन होते। तो दोनों अननोन के लिए तो मुझे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट से मेरे पास क्या बनेंगे? दो इक्वेशन बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, आ रहा है समझ में सबको? ओके, एंड दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग व्हाट टेल मी टाइप्स ऑफ कोलिजन. So there are three types of collision. First type is called as elastic collision. Second is called as inelastic collision. And third is called as perfectly inelastic collision. Do you get it? तीन टाइप के कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. आर यू गेटिंग इट? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो इसका था, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होगा क्या? बॉडीज टकराने के बाद एक साथ चलने लगते हैं, एक साथ चलने लगते हैं, तो अननोन यहाँ पर एक ही बनता है. एक ही अननोन बनेगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट ऊपर के दोनों में ऐसा होता. लेट्स स्टडी इन डिटेल. द फर्स्ट डिस्कशन फॉर टुडे इज अबाउट इलास्टिक collision. The first discussion today is about what? Tell me. Elastic collision. Do you get it? Now, what is elastic collision? Let's understand. Elastic collision. तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसा कोलिजन जहां पर टकराने से पहले और टकराने के बाद आपके बॉडी का, आपके सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती. क्या बोला मैंने? इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या? बॉडीज के आपस में टकराने से पहले और टकराने के बाद जो पूरा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज, दैट इज व्हाट यू कॉल इलास्टिक कोलिजन. एग्जांपल लेता हूँ मैं. तो लेट्स से यू हैव अ 5 kg बॉडी, आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के साथ. ये टकराया एक 2 किलो की बॉडी के साथ जो आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के साथ. आर यू गेटिंग इट? क्या ये दोनों बॉडी आपस में टकराएंगे? हाँ, ये 3 की स्पीड से जा रहा है, वो 1 की स्पीड से आ रहा है, इनका टकराना तय है. टकराने के बाद आपका 5 किलो का बॉडी एज इट इज रहेगा, 2 किलो का बॉडी एज इट इज रहेगा. टकराने के बाद इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, और मुझे v1 और v2 दोनों भी नहीं पता, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इन दोनों का आपस में जो टकराना हुआ वो किस प्रकार से हुआ? इलास्टिकली टकराए. दोनों बॉडी आपस में किस प्रकार से टकराए? इतना मैंने आपको डेटा दे दी. तो अब मेरा स्टेटमेंट क्या होगा जब आप ये क्वेश्चन को पढ़ोगे? A 5 kg body moving with a speed of 3 meter per second collides with another body of 2 kg moving with 1 meter per second. The collision happens to be elastic. Find the velocity of both the bodies after collision. Did you understand the statement? वीडियो देखते वक्त ये स्टेटमेंट लिख लेना. वापस बोल रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट है? A 5 kg body moving with the speed of 3 meter per second collides elastically with another body of mass 2 kg moving with 1 meter per second. Find velocities of both the bodies after the collision. ये आपका क्वेश्चन बन गया. डू यू गेट इट? ओके. क्या बोला मैंने आपको? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टकराने के पहले की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है. आर यू गेटिंग इट?
अननोन कितने यहाँ पर? दो अननोन के लिए इक्वेशन कितने लगेंगे? दो इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट कितने लगेंगे? पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है ऑलरेडी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अरे वो तो हमेशा यूज कर ही सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यूज किया जा सकता है। अरे गेटिंग इट? और इस क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों बॉडी आपस में कैसे टकराए? इलास्टिक तरीके से। अगर उनके टकराने का तरीका इलास्टिक था तो मैं एक और कॉन्सेप्ट यूज कर पाऊंगा, कौन सा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट से मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, तो दो इक्वेशन से मैं सॉल्व कर लूंगा फिर। डू यू गेट इट? तो पहले यूज करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो अपने को पता है, कौन सा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कैसे करोगे बोलो? 5 इंटू 3 15 और ये 2 इंटू 1 तो 15 और 2 डायरेक्ट लिखूं चलेगा? कितना आ जाएगा? 17 आई कैप इज इक्वल टू 5v1 plus 2v2. Call this as equation number 1. Are you understanding? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया, इसमें कोई डाउट है? श्योर? ओके। सेकेंड इक्वेशन कहां से मिलेगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। तो इस बॉडी के लिए आप क्या लिखोगे बोलो? हाफ m मतलब 5 v स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। यहां पर आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर है तो मुझे आई जे के यू कैप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं। फेयर इनफ? तो यहां पर क्या आएगा बोलो? हाफ m मतलब मास 5, वेलोसिटी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ये किसका काइनेटिक एनर्जी लिखा? पूरे सिस्टम का लिखा है या सिर्फ पहली बॉडी का ही? प्लस हाफ m v स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। डिड यू गेट इट? ये मैंने क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ अ बॉडी और ऑफ एन एंटायर सिस्टम, ऑफ एन एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू, इस तरफ क्या लिखोगे? हाफ 5 v1 square and half 2 v2 square. Do you get it? इसको अगर थोड़ा सा ढंग से लिखा, 9 इंटू 5 45 अपॉन 2 22.5। आर यू गेटिंग इट? ये 2 से 2 कटा और इधर क्या आया? 1। आर यू गेटिंग इट? ये 5/2 कितना आएगा? 2.5 v1 स्क्वायर। ये 2 से 2 कटा, ये क्या आएगा? 22.5 प्लस 1 तो 23.5 इज इक्वल टू 2.5 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला? इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ में? अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन ये रहा, उसमें v1 और v2 का स्क्वायर है। दूसरा इक्वेशन ये रहा, उसमें सिर्फ v1 और v2 का पावर 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर यू गेटिंग इट? इसको सॉल्व तो किया जा सकता है, थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट दिस कैन बी सॉल्व। हाउ? अब आप क्या करो, यहाँ से ये 2v2 है ना, उसको यहाँ पर भेज दो, तो 17 माइनस 2v2 अपॉन 5 इज इक्वल टू v1। फिर वो v1 को उठा के इसमें डाल दो। आर यू गेटिंग इट? फिर उसका स्क्वायर वेयर करना पड़ेगा। सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सरदर्द, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, वही है ना, बट ये सॉल्व तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात ठीक। बट एग्जाम में इतना तो कुछ कर नहीं सकते ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो फॉर एन एग्जाम वी नो कि ये कॉन्सेप्ट है, बट हम इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व नहीं करें। प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? क्या ये फिजिक्स गलत है? नहीं। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तो वहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। और कोलिजन कोई भी हो, मैं हमेशा क्या यूज़ कर सकता हूँ? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो वो मैंने पहली लाइन में यूज़ किया। दो कॉन्सेप्ट, दो इक्वेशन, दो अननोन, ये सॉल्व हो जाएगा मैथमेटिकली। दिस इज पॉसिबल। और मेरा फिजिक्स भी कैसा है? राइट है।
तो यहाँ पे मैं मैथ्स से गलत नहीं हूँ, यहाँ पे मैं फिजिक्स से गलत नहीं हूँ, यहाँ पर खाली तकलीफ क्या है, टाइम बहुत लगेगा और वो स्क्वायर वेयर करने में हेडेक बहुत ज़्यादा है, गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बट किसी और तरीके से, जिससे हमारा लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाए। डू यू गेट इट? तो लेट्स स्टडी द सेम थिंग बट नाउ इंस्टेड ऑफ नंबर लेट्स टेक अल्फाबेट्स एंड सॉल्व। आर यू गेटिंग इट? अल्फाबेट्स का मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। ये देखो, एक बॉडी m1 जो चल रही है विद द स्पीड ऑफ u1, लेट मी राइट इट अ स्मॉल m1, यस, बॉडी m1 स्पीड u1, ये टकराया दूसरी बॉडी से m2 स्पीड, और टकराने के बाद m1 की स्पीड बनी v1 और m2 की स्पीड बनी v2, और मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे मुझे v1 और v2 का वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? आई वांट टू स्टडी। आपको तो v1 और v2 ही निकालना है ना, अरे यही तो है हमारा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट कितने लगेंगे बोलो? दो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, टेल मी। इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2। ये आया कॉन्सेप्ट नंबर 1, आया ना? ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2, टेल मी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या ये वाली चीज आप दुनिया के किसी भी कोलिजन में यूज कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस कैन बी यूज्ड ओनली इफ द कोलिजन इज व्हाट? टेल मी। ठीक है, तो इलास्टिक है वही मानेंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखोगे बोलो? हाउ मच इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? टेल मी। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल एनर्जी क्या है बोलो? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। डू यू गेट इट? यहाँ से हाफ कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी हाफ कॉमन निकलेगा और कटेगा। अरे हाँ या ना? बचेगा क्या? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ ये देखो, m1 u1 स्क्वायर ये लिखा, अब ये लिखूंगा इस तरफ लेकर, तो माइनस m1 v1 स्क्वायर, गेट इट? फिर ये लिखता हूँ m2 v2 स्क्वायर, और अब ये लिखता हूँ उस तरफ माइनस m2 u2 स्क्वायर। सही है? यहाँ से m1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो दिस इज लुकिंग लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो अंदर क्या होगा? u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। आर यू गेटिंग इट? यहाँ से m2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर भी तो अंदर वही दिख रहा है, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, मतलब क्या? v2 प्लस u2 v2 minus u2। Do you understand this? Let's call this as equation number 2 और equation number 1 को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये देखो, what is this? m1 u1 और ये क्या है? m1 v1। इसको इस तरफ लो, तो m1 कॉमन, अंदर क्या? u1 minus v। Are you getting it? यहाँ पर क्या है? m2 v2। What is this? m2 u2। उसको उस तरफ लो, m2 कॉमन, अंदर क्या? v2 minus u2। Do you get it? Call this as equation number 1। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे, मैंने कुछ नया नहीं किया है। यहाँ पर भी आपने क्या किया था इक्वेशन 1 के लिए? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वही तो किया है मैंने, सिर्फ इसको थोड़ा सजा धजा के लिखा है अलग स्टाइल से। और दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये वही तो किया है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। आर यू गेटिंग इट? सिर्फ क्या किया? हाफ वगैरह कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, इसको उधर घुमाया, इसको इधर घुमाया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। आई गॉट 2 इक्वेशन। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर भी आपके पास 2 इक्वेशन आ रहे थे, वहां पर भी तो मेरे पास 2 इक्वेशन ही आ रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को भी मैं क्या करने वाला था? साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला था। वहां पर भी मैं क्या करूंगा? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने का अब मेरा तरीका होगा, क्यों ना मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, कैन आई डू दैट? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते, लेफ्ट साइड देखो क्या होगा, ये वाला m1 इस वाले m1 से कटेगा,
और ये पूरा टर्म u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 के साथ कट जाएगा। तो ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा सिर्फ u1 प्लस v1 और नीचे कुछ नहीं बचा, ये तो दोनों भी कट गए, तो नीचे कुछ नहीं है 1। डू यू गेट इट? इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला m2 इस वाले m2 के साथ कटेगा और ये v2 माइनस u2 वो इस v2 माइनस u2 के साथ कटा, तो बचा क्या? मेरे पास बचा v2 प्लस u2। डू यू गेट इट? पक्का? ओके, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? सब क्लियर चल रहा है? ओके, व्हाट नेक्स्ट? कैन आई टेक दिस u2 दिस साइड? और चलो एक काम करते हैं, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। मेरा प्रॉब्लम क्या था? व्हाट डू आई वांट? मुझे v1 और v2 चाहिए। अभी इधर वापस v1 और v2 दोनों भी है। आई स्टिल हैव टू अननोन्स, माई प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट सॉल्व। ठीक है, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 देख। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? व्हाट इज इक्वेशन 1? लेट्स रीड। m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू व्हाट? m2 v2 माइनस, एक काम करता हूँ यहाँ से ना v1 को रिप्लेस कर दे। व्हाट इज v1 रिटन एज? टेल मी। क्या मैं यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाउ? देखो ना यार, यहाँ से v1 को क्या लिखा जा सकता है? v2 प्लस u2 माइनस u1। अरे डिवाइड कैसा है ये? अरे तुम लोग 10th कैसा पास हुआ है बाबा कुछ लोग? ये u1 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना, डिविजन में थोड़ी जाएगा। डू यू गेट इट? तो क्या बना? व्हाट इज v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस, इस v1 को इस v1 के साथ रिप्लेस कर देता हूं। तो पुट v1 का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट v1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा? m1 अंदर क्या है? u1 माइनस v1। बट व्हाट इज v1? v2 प्लस u2 माइनस u1। अब आगे माइनस है ना, तो ये सारे साइन चेंज होंगे, तो v2 बनेगा नेगेटिव, u2 बनेगा नेगेटिव, u1 बनेगा पॉजिटिव। डू यू गेट इट? ओके, ये मैंने v1 डाल दिया, इस इक्वेशन में डालना था ना, ये तो खाली लेफ्ट हैंड साइड हुआ है अभी तक। और राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पे है m2 v2 माइनस u2। आर यू गेटिंग इट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस इक्वेशन में अननोन कितना है? सिर्फ एक अननोन। देखो, अरे बाबा खाली v2 ही अननोन है, जो पहला अननोन था ना v1 वो गायब हो गया। अरे तुमने ही तो किया रिप्लेस, इसको रिप्लेस किया ना हमने, तो अब v1 नहीं है। अब बची हुई चीजें क्या है? m1 m2। m1 m2 मतलब क्या? दोनों बॉडी का मास 5 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो कुछ तो वजन दिया होगा ना, वो रख देंगे हम यहाँ पे। और u1 और u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज तो मालूम थी ना। अरे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता थी बाबा v1 और v2, तो उसमें मुझे यहाँ पर सिर्फ v2 इज द ओनली अननोन। आई विल फाइंड इट। हो गया मेरा काम। खाली इसको थोड़ा ढंग से लिख देता, दिस इज नॉट लुकिंग राइट, मैथमेटिकली दिस इज राइट, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे? पहले तो एक काम करेंगे, यहाँ पे u1 है, यहाँ पर u1, तो u1 और u1 कितना हो गया? वो 2u1 m1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2m1 u1, गेट इट? फिर m1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 इज m2 v2 माइनस m2 u2। आर यू गेटिंग इट? आपको क्या ढूंढना था? v2, तो सारे v2 को एक साथ रख दो। आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट इज दिस? 2m1 u1 माइनस m2 u2 है ना, उसको यहाँ पे ले लो, m2 u2 माइनस m1 u2, ये क्या है? m2 v2 प्लस m1 v2। डू यू गेट इट? यहाँ से आपको क्या चाहिए? v2 चाहिए ना, v2 कॉमन निकाल लो। v2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा क्या?
M2 प्लस M1, उसको M1 प्लस M2 लिखा तो चलेगा, और वो चीज तो यहाँ पर ब्रैकेट में ना मल्टीप्लीकेशन में, उसको ले लो नीचे। आर यू गेटिंग इट? और यहाँ पर क्या है, 2m1u1 माइनस m1u2, और ये चलो ठीक है प्लस m2u2, आया ना। इफ आई जस्ट वर टू रीअरेंज दैट थिंग, आई वुड राइट इट एज, चलो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ये लिख दो ऐसे ही, 2m1u1, और यहाँ से u2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर मैंने u2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, m2 माइनस m1। डू यू गेट इट? हो गया मेरा v2 का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर v2। डू यू गेट इट? अब बुक में अगर आप लोग देखोगे ना तो v2 आपको ऐसा दिखेगा। व्हाट दे डू इज, ये m1 m2 को स्प्लिट कर देता है, और पहले ये वाला, ये जो प्लस के बाद वाला टर्म है ना, उसको वो लोग पहले लिखते हैं, तो ऐसा लिखा रहता है बुक में, u2 ब्रैकेट में m2 माइनस m1, नीचे m1 प्लस m2, और ये वाले टर्म को पीछे लिखते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो 2u1, और इधर क्या है m1, और नीचे m1 प्लस m2। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ एनी बुक दैट यू फॉलो। बुक में ये लैंग्वेज, बट ये और ये सेम ही है, थोड़ा स्टाइलिंग अलग हुआ है बस, और कुछ नहीं। डू यू गेट इट? क्या किया मैंने, ये u2 को बाहर रखा, अंदर क्या है m2 माइनस m1, और ये नीचे m1 प्लस m2, प्लस इधर 2 और u1 को बाहर रखा, मास को अंदर डाल दिया, m1 अपॉन m1 प्लस m2। डू यू गेट इट? ये मुझे किसका इक्वेशन मिला, v2 का इक्वेशन। कैसे? जब आपने v1 को रिप्लेस किया, ये मुझे v2 का इक्वेशन मिला ना, जब मैंने v1 को रिप्लेस किया, तो उसी तरह से मैं v2 को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। अरे हाँ या ना? तो अगर मैंने v2 को रिप्लेस किया तो v2 विल बी रिप्लेस्ड एज व्हाट, ये u2 इधर माइनस होगा ना, तो क्या आएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2, और यहाँ से मुझे क्या मिला, v2 मिला। आपने v1 को भी इक्वेशन 1 में डाला, अब v2 को डाल दो इक्वेशन 1 में, तो आपको v1 का आंसर मिल जाएगा। डू यू गेट इट? सो नाउ पुट v2 इन इक्वेशन नंबर 1। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? चलो देखेंगे अब क्या आएगा। यही तामझाम वापस करना है यार, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो v2 को अगर मैंने वहां पे डाला तो क्या आएगा बोलो, पहले लेफ्ट साइड पे क्या है, m1, अंदर क्या है u1 माइनस v1, और इस तरफ क्या है m2, फिर क्या है v2 था ना, तो v2 को क्या लिखना है, u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। गेट इट? ओके। अब क्या, m1 u1 माइनस m1 v1, m2 u1 m2 v1 माइनस u2 एंड u2, 2u2, तो माइनस 2 m2 u2। डू यू गेट इट? ओके। व्हाट नाउ, क्या चाहिए था हमको, v1 चाहिए ना, तो पहले v1 को एक साथ कर दो, और ये बाकी सब जो उसको उधर लेके, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2, और इस तरफ ऑलरेडी क्या है m2 v1 माइनस m1 v1, इस तरफ आया तो प्लस m1 v1, तो v1 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा m2 प्लस m1। बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में? ओके। यू वांट v1 राइट, इसको लेके जाओ नीचे, और नीचे लेते लेते थोड़ा इसको भी अच्छे से लिख दो। तो क्या करता हूँ मैं, लेट मी टेक u1 कॉमन। आर यू गेटिंग इट? इफ आई टेक u1 कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा m1 माइनस m2, और यहाँ से ये भी तो नीचे आ रहा है, तो क्या आएगा नीचे m2 प्लस m1 को ऐसा लिख दूँ m1 प्लस m2। आर यू गेटिंग इट? और ये चीज़ आगे क्या है 2u2 m2, और ये m1 प्लस m2, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा v1। डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
तो ये मुझे मिल गया सीधा V1 और V2 का फॉर्मूला ही मिल गया। आर यू गेटिंग इट? अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो एग्जाम में ना ही आपको इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये यूज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों को यूज करके ही मैंने ये रिजल्ट बनाया ना। तो व्हेन यू आर यूजिंग दीज टू फॉर्मूले डायरेक्टली, मतलब आप इनडायरेक्टली ये दोनों यूज कर ही रहे हो, आपका एफर्ट बच जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इस फॉर्मूला को याद रखने का जो तरीका है वो आप खुद से डेवलप कर लोगे। तुम लोग इस सब में बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं आपको सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि दोनों ही इक्वेशन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। यहाँ पर भी M1 M2 है, यहाँ पर भी M1 M2 है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स से इतने सालों में जो बातें की हैं, दे रिमेंबर दिस एज कि सर V2 चाहिए तो पहले U2 आता है और सब्ट्रैक्शन में 2 - 1 आता है, और अगर V1 चाहिए तो पहले यहाँ पर U1 आता है और सब्ट्रैक्शन में 1 - 2 आता है। आर यू गेटिंग इट? बस यार ऐसे ही कुछ जुगाड़ निकाल के वो लोग याद रख लेते हैं, तुम लोग भी ऐसा कुछ कर लेना। आर यू गेटिंग इट? नाउ वंस यू नो दिस फॉर्मूला, अब आपके लिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा वो देखते हैं। आई विल जस्ट रब दिस पार्ट एंड इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को वापस लेता हूँ। जितना मुझे याद है 5 किलो और 2 किलो की बॉडी थी ना। यस, look at this. So let's say a body of 5 kg moving with 3 meter per second, another body 2 kg moving with 1 meter per second. Are you getting it? और आपको वही बोला है कि टकराने के बाद 5 किलो की स्पीड क्या है वो भी बताइए और 2 किलो की स्पीड क्या है वो भी बताइए। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, बट मैंने आपको क्या बोला है कि 5 किलो और 2 किलो की बॉडी आपस में जो टकराई, उनके टकराने का तरीका क्या था? इलास्टिकली टकराए हैं। तो क्या ये और ये यूज करना है क्या? अब डायरेक्ट अपने पास फाइनल फॉर्मूला है तो यूज करेंगे V2। V2 मतलब कौन? 2 kg। इसको लिख देता हूँ, चलो, दिस इज V2, दिस इज V1। लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2। हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 वो देखते हैं। ऊपर क्या लिखना है? U2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी। अरे यार कितना है? तो यहाँ पर क्या डालोगे? अरे गेटिंग इट? अंदर क्या? M2 - M1। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। M2 - M1 मतलब 2 - 5। दिस इज M1, दिस इज M2, तो 2 - 5 आ रहा है समझ में? 2 - 5 -3। नीचे क्या? M1 + M2, 5 और 2 7। Get it? प्लस, सो प्लस 2 इज अ नंबर। U1 मतलब फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 3, सो 2 × 3। आ रहा है समझ में? अंदर क्या? M1 मतलब फर्स्ट बॉडी हाउ मच? 5, और नीचे M1 + M2, 5 और 2 7। आ रहा है समझ में? क्या हो जाएगा ये? -3 और इधर 7, और ये 3 और 2 6 और 5 /7। 30 - 3 27/7। 3 पॉइंट समथिंग विल कम। ये 28 होता तो 4 से कट जाता ना, वैसा ही समझ लो, लगभग 4। बट ये क्या मिला आपको? V2 मतलब इस बॉडी का स्पीड 4 के आसपास आएगा। आ रहा है समझ? अब इसका भी निकाल लेते हैं। U1 बोलो कितना? U1 मतलब फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना? तो इधर ले लो 3। आ रहा है समझ में? M1 - M2, 5 - 2 3 upon M1 + M2। डू यू गेट इट? प्लस 2 × U2 सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हाउ मच? तो 1 मत लिखो फिर, और क्या? ऊपर M2 कितना? 2, और नीचे 7। गेट इट? 3 और 3 9 के नीचे 7, और ये 2 और 2 4 के नीचे 11/7, 13/7, एंड देन यू टेक केयर ऑफ
इसको समझ लो 14 है, तो लगभग लगभग 2 मीटर पर सेकेंड. Are you getting it? Now in an exam, what is easier to use? Using the concept twice, making two equation, then simultaneously solving the equation with a square. ये आसान है या ये फॉर्मूला आसान? बट फिर ये याद रखना पड़ेगा. फिजिक्स में शायद ही ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर हम आपको कुछ याद रखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं, बट ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर याद रखना इज बेटर देन ढंग से सॉल्व करना. और अगर आप फिजिक्स को ही समझोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके ही तो बना है. ये कौन सा फॉर्मूला कोई जादू से आया? ये भी तो वही दोनों इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम यूज किया, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी को इक्वेट किया, और फिर उसी को सॉल्व करते करते मैथ्स को यूज करते करते हम इस इक्वेशन पर पहुंचे. आर यू गेटिंग इट? याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था? व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट V2 इट इज U2 एंड सब्ट्रैक्शन में भी 2 - 1. व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट V1 इट इज U1 और सब्ट्रैक्शन में 1 - 2. डिनोमिनेटर वही है M1 और M. और फिर इसका उल्टा करना सेकेंड टर्म में. V2 है तो यहाँ पर U1 आएगा और ऊपर M1 आएगा, और यहाँ पर अगर V1 है तो यहाँ पर U2 आएगा और ऊपर M2 आएगा. That is how people remember it, but you may have your own ways to remember it. I am not worried about that thing. वो आप अपना देख लो. Are you getting it? ये पार्ट आपको समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ? ऑल क्लियर एवरीवन? फाइन. तो यहाँ से मुझे मिला V2, यहाँ से मुझे मिला V1. जस्ट टू V1 को इस तरफ लिख देते, ठीक है? ओके. तो इससे मेरा काम आसान हो गया. बट आपको एक चीज और याद रखनी, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन दिया है. अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं दिया है तो आप ये यूज नहीं करोगे, नहीं तो फिर आप फंसोगे. क्योंकि इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज हुआ था? ये. दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ, प्रिसाइजली बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी. और ये यूज ही कब होता है? जब आपका कोलिजन इलास्टिक हो. अब अगर क्वेश्चन में इलास्टिक है, ये वर्ड मेंशन नहीं किया है, तो फिर आप अटक जाओगे. डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में? ओके. तो ये पूरा एक डिस्कशन हो गया. इस डिस्कशन को एक लेवल और अगर मैं आगे लेके जाऊं तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखो. इस U2 को इधर लेकर आओ तो होगा U1 - U2, और इस V1 को उधर लेके जाओ तो V2 - V. ऐसे होगा पक्का? इस पूरी चीज को मैं यहाँ पे नीचे लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा? V2 - V1 U1 - U2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो नीचे चला गया 1. 0 नहीं, 1. अगर इधर 0 लिख रहे हो तो ये वापस इधर आ गया तो 0 हो गया. अरे यार तुम लोग भी ना, यहाँ पर 1 आएगा. तो V2 - V1 अपॉन U1 - U2 इज इक्वल टू, ये जो रेशियो निकाला ना, ये रेशियो किस चीज का है वो समझो. ऊपर लिखा है V2 - V1. अगर आपको याद है पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. डू यू रिमेंबर? और ये क्या है? U1 - U2. व्हाट इज दिस? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. डू यू रिमेंबर? तो ये जो रेशियो आया 1, वो रेशियो किन दोनों का है? इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, और उस रेशियो का वैल्यू क्या आया? ये रेशियो का वैल्यू 1 तब आता है जब आपका कोलिजन कैसा हो? अलग अलग प्रकार के कोलिजन में रेशियो की वैल्यू अलग अलग आती है, हमेशा 1 नहीं आएगा. इसलिए इसको हमने एक नाम दे दिया, इट इज कॉल्ड एज E. E will be called as coefficient of restitution. क्या कहते हैं हम इसको? कोएफिशिएंट ऑफ. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं रेस्टिट्यूशन वर्ड को समझने के लिए.
मान लो मेरे पास एक लोहे का बॉल, शॉर्टपुट बॉल, शॉर्टपुट थ्रो स्कूल वगैरह में देखा होगा आपने। शॉर्टपुट बॉल को मैंने ऐसे पकड़ा और नीचे मिट्टी है, मिट्टी ग्राउंड में हूं मैं, मैंने इसको छोड़ा, ना के बराबर उछलेगा, गिरता है वहीं पे रुक जाता है। कितना बाउंस करता है वो, नहीं करता। ये बिल्कुल उछला गया नहीं, मतलब शॉर्टपुट बॉल जो है ना, लोहे का बॉल, उसका रेस्टिट्यूशन बहुत ही कम है। मैं आपको रेस्टिट्यूशन समझाने, आपके दिमाग को फिट कर रहा हूं। स्पीड बोलता हूं जब मैं, तो आपके दिमाग में कुछ आता है ना, फास्ट है या फिर स्लो है कि नहीं। मैंने आपको बोला कि कोई बहुत हैवी है, कोई बहुत दुबला पतला है, कुछ तो आता है दिमाग में। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो हर चीज पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है। वर्ड सुनने के बाद, रेस्टिट्यूशन सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कोई चीज टकराने के बाद कितनी बाउंस बैक करती, वो है रेस्टिट्यूशन। लोहे का शॉर्टपुट बॉल लिया, उसको जमीन पे फेंका, बाउंस नहीं करेगा, मतलब रेस्टिट्यूशन ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो। बट अगर वहीं पर मैंने टेनिस बॉल लिया तो थोड़ा सा उछलेगा, मतलब उसका रेस्टिट्यूशन थोड़ा सा है, जीरो से थोड़ा ज्यादा, 0.2 0.3 के आसपास। पता है वो लाल कलर का रबर का बॉल आता है, पेप्सी लिखा रहता है ऊपर, पता है। उस बॉल को अगर फेंका तो वो टेनिस बॉल की तुलना में थोड़ा ज्यादा उछलेगा, तो उसका रेस्टिट्यूशन थोड़ा सा और ज्यादा, 0.4 0.5 के बराबर। मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने, आई डोंट नो अभी भी ऐसा कुछ मिलता है क्या मार्केट में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेजी बॉल, छोटा सा रहता है, कलरफुल एकदम, बहुत ज्यादा उछलता है। उसको अगर फेंका तो ऑलमोस्ट नॉट टू द सेम हाइट बट ऑलमोस्ट सेम हाइट तक आता है, मतलब उसका रेस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा। आर यू गेटिंग इट। तो रेस्टिट्यूशन के कोएफिशिएंट को हम लिखते हैं क्या है, ई। ई की जो वैल्यू है वो बड़े से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और छोटे से छोटी वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहती। ई की वैल्यू 1 कब, इलास्टिक कोलिजन होगा तो, अदरवाइज 1 से छोटा। और ई की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0। 0 कब, जो यहां पे तीसरा कोलिजन लिखा था पता है मैंने, परफेक्टली इनइलास्टिक। इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बताई थी, व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां पर टकराने के बाद दोनों बॉडी साथ में चल रहे हैं, दोनों बॉडी साथ में चली, मतलब दोनों के लिए V1 और V2 कैसा, ओ V1 और V2 सेम, तो सबट्रैक्ट किया तो 0 आएगा ना। तो E की वैल्यू 0 कब, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। E की वैल्यू 1 कब, इलास्टिक कोलिजन के लिए। आर यू गेटिंग इट। तो 1 छोड़ दो किसके लिए, इलास्टिक के लिए, 0 छोड़ दो किसके लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, और 1 और 0 के बीच वाली सारी वैल्यू छोड़ दो किसके लिए, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। डू यू अंडरस्टैंड। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू देखकर क्या समझ में आता है कि बॉडी कोलाइड करने के बाद कितना बाउंस बैक करेगी। ये जो बाउंस बैक वाली डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं आपके दिमाग को ट्रेन कर रहा हूं रेस्टिट्यूशन के मतलब से। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अरे जो बुक्स आप पढ़ते हो उसमें ये लैंग्वेज थोड़ी लिखी है मैंने कि बॉडी कितना बाउंस बैक करेगा, बट आपके दिमाग को समझना चाहिए। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या, कि बॉडी टकराई अगर जमीन के साथ, तो जितना ज्यादा बाउंस बैक करेगी उतना उसका रेस्टिट्यूशन का वैल्यू ज्यादा, और जितना कम बाउंस बैक करेगी रेस्टिट्यूशन का वैल्यू उतना। अगर उछली ही नहीं, टकरा के वहीं पे रुक गई, रेस्टिट्यूशन 0। और बिल्कुल उसी हाइट तक उछली जहां से आपने, मैंने यहां से छोड़ा एक बॉल को, गया टकराया और बराबर उसी हाइट तक आ गया, मतलब ई का वैल्यू 1, छोड़ो और जमीन से टकराया, उछला ही नहीं, ई का वैल्यू 0। और एक नॉर्मल बॉल क्या करता है, थोड़ा बहुत उछलता है, अब जितना ज्यादा उछलेगा ई का वैल्यू उतना ज्यादा, उछला तो मे बी 0.8 0.9, कम उछला तो 0.2 0.4, उछला ही नहीं 0, बिल्कुल उसी हाइट तक उछला जहां से फेंका था। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ तो कि मैंने छोड़ा, टकराया और जहां से छोड़ा था ना उससे ऊपर चला गया, ये पॉसिबल ही नहीं। आर यू गेटिंग इट। अगर उससे ऊपर चला गया मतलब क्या, कि आपने उसको एक हाइट से फेंका, उसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई,
तो आपने एनर्जी क्रिएट कर दी, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? पक्का? आपके और मेरे आसपास की दुनिया में इलास्टिक कोलिजन एटॉमिक लेवल पे होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो टकराना या किसी भी स्पेसिमेन सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स का टकराना, उसको हम इलास्टिक मानते हैं। क्योंकि इलास्टिक में हो क्या रहा है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी तो सेम है, मतलब एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब दो कार आपस में टकराती है तो कार टूटी, आगे से बम्पर वम्पर सब टूट गया, तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी लॉस हो गया। कार जब टकराएगी जोर से आवाज आएगी, एनर्जी लॉस हो रहा है। रियल लाइफ में आपकी और मेरे आसपास की दुनिया में जब भी दोनों बॉडी आपस में टकराती है, वहां पे एनर्जी में लॉस होता ही होता है। आर यू गेटिंग इट? तो आप और मैं जो कोलिजन देखते हैं उसमें से 90% कोलिजन कौन से होते हैं? इनइलास्टिक। शॉर्टपुट बॉल वाला जो एग्जांपल है, कितनी बार करते हो दिन में? कितनी बार शॉर्टपुट लेके फेंक रहे हो? कभी कभी होता है यार वो सब। आर यू गेटिंग इट? तो शॉर्टपुट बॉल जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, वो भी बहुत रेयर होता है। आर यू गेटिंग इट? और इलास्टिक कोलिजन कब होता है? वो तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो आप और मैं जो कोलिजन देखते हो वो कौन सा कोलिजन देखते हो? इन इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू 1 से कम, 0 से ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? पक्का? डिड यू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू लाइक सॉ ऑन द बोर्ड? पक्का? एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, किसके ऊपर? इलास्टिक कोलिजन के ऊपर। मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा, वॉच इट एंड राइट इट। फेयर इनफ? Okay, let's solve a question on elastic collision. Elastic collision के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है? टेल मी व्हाट फॉर्मूला? V2 is equal to U2 ब्रैकेट में M2 minus M1 upon M1 plus M2 and plus 2U1 M1 upon M1 plus M2। ये आपका फॉर्मूला है, and a very similar way of formula you have for V1 as well. Fair enough? Let's solve a question that has data like this. एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो a 7 kg body moving with a speed of 5 meter per second collides with a 2 kg body moving with the speed of 1 meter per second। अपोजिट डायरेक्शन में भी तो टकरा सकते हैं। इलास्टिक में मैंने कभी ये तो नहीं बोला कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट आ रहा है, टकराए आपस में, उनके टकराने का प्रकार क्या था? इलास्टिक था। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 2 kg बॉडी इज गोइंग टू द राइट, मैंने लेफ्ट वाला लिया। आर यू गेटिंग इट? और टकराने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि 7 किलो की बॉडी का वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता और 2 किलो की बॉडी का वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों भी मेरे लिए अननोन। फाइन, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये बॉडी आपस में किस प्रकार से टकराए? इलास्टिक। इनका टकराना आपस में कैसा है? इलास्टिक। डू यू अंडरस्टैंड? फाइन, इफ दे आर कोलाइडिंग इन एन इलास्टिक मैनर और मुझे V1 और V2 चाहिए, बोलो फिर V1 का फॉर्मूला नीचे है, क्या लिखेंगे? हाउ विल यू फाइंड V1? V1 इज इक्वल टू U1। ये देखो, ये है आपका M1, ये है आपका M2, दिस इज योर U1 एंड दिस इज योर U2। ये आ रहा है समझ में? बोलो फिर U1, हाउ मच इज U1? अंदर M1 माइनस M2, 7 माइनस 2 5, नीचे M1 प्लस M2 7 और 2, करेक्ट, प्लस 2 U2। व्हाट इज U2? -1। वाई माइनस? क्योंकि आप ये समझो, ये और ये तीनों भी वेक्टर है। M1 M2 तो मास हो गए ना, मास इज नॉट गोइंग टू बी वेक्टर, और ये
v1 u1 और u2 ये भी वेक्टर. डू यू गेट इट? फाइन. तो फिर यहाँ पे u2 के यहाँ पे क्या डालोगे? -1 और अंदर क्या? m2. m2 इज 2. नीचे m1 प्लस m2 7 और 2 9. मैं आई वगैरह नहीं लिख रहा. लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, बस उतना ही लिखा. क्या हो गया बोलो ये? 5 and 5 25 by 9 प्लस माइनस -4 by 9 21 by 9 2 9 2s are 18 3 बचा ना 30 9 3s are 20 2.3 मीटर पर सेकेंड. नेचुरली मेरा आंसर पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया. मतलब क्या? पॉजिटिव आई कैप समझो. मतलब ये बॉडी किस तरफ जाएगी? राइट में जाएगी. किस स्पीड से? 2.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. आर यू गेटिंग इट? ये मैंने क्या निकाल लिया? v1 निकाल. आर यू गेटिंग इट? फिर v2 कैसे मिलेगा? v2 u2. बट व्हाट इज u2? लेफ्ट में जा रहा है. -1. अरे लेफ्ट राइट भूलो मत. और फिर क्या? m2 माइनस m1 2 माइनस 7 -5 नीचे 9 m1 प्लस m2 ना प्लस 2 u1 5 ऊपर m1 नीचे m1 प्लस m2. गेट इट? ये माइनस माइनस प्लस 5 by 9 प्लस 7 2s are 14 14 5s are by 9 75 by 9. आ रहा है समझ में? दिस इज व्हाट वी गॉट. 9 8s are 72. 3 बचा एंड 3 विल मेक इट 30. 8.3 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया आपका v2. this is how much? 8.3 meter per second is the value for v2. do you get it? इस प्रकार से आप इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? सेम क्वेश्चन देता हूं बट इस बार मैं आपको नहीं बताता कि ये इलास्टिक है. आर यू गेटिंग इट? नाउ अगेन दे वांट मी टू फाइंड आउट v1 एंड v2. बट इस बार उन्होंने मुझे क्या किया है? इस बार उन्होंने मुझे नहीं बोला है कि इलास्टिक कोलिजन है. In fact, they are telling me that this 7 kg body and this 2 kg body, they are moving together. Oh, when they are moving together, this becomes the question of elastic. क्या? Inelastic भी नहीं. ये बन गया perfectly inelastic. But perfectly inelastic में तो unknown एक ही आता है क्योंकि दोनों बॉडी साथ में चल रहे हैं. So there is only one unknown. One unknown. I don't even need two equation. In fact मुझे ये भी यूज नहीं करना है और ये आप यूज कर भी नहीं सकते क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर. now they are moving together. The collision happens to be perfectly inelastic. Perfectly inelastic है तो आप क्या यूज करोगे? कुछ नहीं, एक ही चीज यूज करना है यार. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? 7 into 5 35 प्लस 2 into 1 -2. अरे लेफ्ट में ना. और उधर क्या? 7 का वेलोसिटी v, 2 का वेलोसिटी भी v आएगा. कितना हो गया ये? 33. 7 और 2 9. कितना हो गया? 33 अपॉन 9. 9 3s are 27. 6 बचा 60. 9 6 are 54. डू यू गेट इट? आपको चाहिए तो आप लिखो 7 5s are 35 i cap 2 into -1 -2 i cap. यही सब तो आएगा यार, है ना. तो ये कितना हो गया? 35 - 2 is 33 i cap, है ना. ये v बार, ये v बार लो. 7 और 2 9 v बार. तो व्हाट इज v बार? 33 अपॉन 9 i cap मतलब 3.6 i cap मीटर पर सेकेंड. मतलब ये दोनों भी बॉडी 3.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक का क्वेश्चन भी हो गया. अब टोटल कोलिजन कितने टाइप के थे? 3. पहला कौन सा? इलास्टिक. इलास्टिक के लिए तो बेस्ट हो गया, सीधे 2 फॉर्मूले मिल गए.
तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर दूसरा जो हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, वो कौन सा पढ़ रहे हैं, जहां पर दोनों बॉडी टकरा के एक साथ में चल रहे, दैट हैपेंस टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो उसमें तो मुझे इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। इनवर्ट उसमें तो सिर्फ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से ही काम हो जाता है। अब जो बीच वाला रह गया ना अपना, कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन। चलो यही क्वेश्चन ले लेता हूं, यही से क्वेश्चन लिख लो ना यहाँ पे। 5 किलो की बॉडी, 3 से 2 किलो की बॉडी 1 से चल रही है, टकराने के बाद 5 किलो की वेलोसिटी कितनी, 2 किलो की वेलोसिटी कितनी। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो है वो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक इलास्टिक, तो ये फॉर्मूला और खत्म। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो खाली इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इसका और इसका अननोन v1 v2 लिखो मत, खाली v लिखो, आंसर आ गया। बट अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये कौन से टाइप का कोलिजन है। तो मुझे आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, मुझे आपको साथ ही साथ e की वैल्यू देनी पड़ेगी। आई विल हैव टू गिव यू द वैल्यू ऑफ, and value of E I am giving you in this question, let's say 0.4। मैंने कितना वैल्यू दे दिया, आर यू गेटिंग इट। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, स्टेप 1, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू, अच्छा ये राइट में ही जा रहा है, और वो कितना 5v1 2v2, कितना हो गया 5v1 प्लस 2v2 इज 17, इक्वेशन नंबर। और मैंने आपको e का वैल्यू दिया है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर e, e होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, ऊपर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। डू यू गेट इट। और ये e का वैल्यू कितना दिया है 0.4, आर यू गेटिंग इट। v2 माइनस v1 जो मुझे निकालना है, u1 माइनस u2, 3 माइनस 1 2, u1 माइनस u2 ना, कितना हो गया ये, तो मतलब v2 माइनस v1 कितना हो गया 0.8। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए मेरे पास, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बनेगा 5v2 माइनस 5v1 इज 4, 5 8 40 ना, बट ये डेसिमल है तो दैट विल बिकम 4। डू यू गेट इट। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, ये 5v1 और ये माइनस 5v1 कटेगा, 2 और 5 7v2, 17 और 4 21, 7 3 21, v2 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ये वाला बॉडी टकराने के बाद 3 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ेगा। आर यू गेटिंग इट। और अगर आपने v2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 3, तो ये इधर आएगा, v1 उधर जाएगा, v1 आएगा 2.2, तो ये बॉडी आगे जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड से। आर यू गेटिंग इट। अब कोई भी कोलिजन आने दो, अगर दोनों के दोनों भी अननोन हुए तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर उन्होंने बोला कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, इलास्टिक, फॉर्मूला खत्म। अगर उन्होंने बोला कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ चल रही है, और अगर टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ चल रही है मतलब v1 और v2 दो अलग अलग नहीं है, वहां पे तो सिर्फ v है और फिर ये साथ में चल। आर यू गेटिंग इट। एंड अगर उन्होंने इलास्टिक भी नहीं बोला, परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं बोला, तो वो लोग क्या बोलेंगे,
इन इलास्टिक, इन दिस केस उनको आपको ई का वैल्यू देना ही पड़ेगा. अगर ई का वैल्यू नहीं दिया मतलब क्वेश्चन अधूरा है. आर यू गेटिंग इट? तो ई का वैल्यू दिया है तो ई का फॉर्मूला लो, वहां से इक्वेशन निकाल लो, और इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो आप हमेशा कर ही सकते हो. दो इक्वेशन मिले, दोनों को सॉल्व करो, आपको दोनों वेलोसिटी मिल जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? Fine, then that is all about types of collision. How many types of collision did we do? Which three? Elastic, inelastic and perfectly inelastic. Elastic का मतलब, इलास्टिक का मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो सेम है ही, बट इसके अलावा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज आल्सो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. वो तो रहेगा ही. आर यू गेटिंग इट? इसके अलावा इन इलास्टिक कोलिशन हुआ, इन इलास्टिक, तो ई का वैल्यू 1 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है. अच्छा, प्योरली इलास्टिक कोलिशन के लिए ई का वैल्यू कितना? 1. और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो 0. और वहां पर तो आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल यूज करना है और आपका काम हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? श्योर? हाँ, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे, इसीलिए मैंने बिना